हेलो एवरीवन, आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और जितनी फालतू एक्टिविटीज़ है जो आप करते हैं दिन भर में, जो पढ़ाई से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और अगर आप कुछ शॉपिंग वेबसाइट्स के भी एडिक्टेड हैं तो वो भी छोड़ दें, क्योंकि इन सब की रिक्वायरमेंट फ़िलहाल नहीं है। तैयारी के दौरान आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है और फ़ोन में जो एक्स्ट्रा डाउनलोडेड एप्लीकेशन है उसके बेसिस पे सिर्फ एक आपका वर्चुअल कैलकुलेटर होना चाहिए गेट का। इसके अलावा फ़ोन में जितनी भी आलतू फालतू आपकी चीज़ें हैं सब आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जितना आप अपने आप को फ्री कर लेंगे आलतू फालतू की चीज़ों से, रिडंडेंट एक्टिविटीज़ से जितना आप अपने आप को फ्री कर लेंगे, आप उतना शांत हो जाएंगे, उतना आप फोकस्ड हो जाएंगे, उतना आपको चीज़ें लंबे टाइम तक रिटेन्ड रहेंगी। लोग बोलते सर मैं पढ़ता तो रहता हूँ, मैंने फॉर्मूला लिख के भी देखे हैं, मैंने थ्योरी भी पढ़ी है, मैंने क्वेश्चंस भी लगाए हैं, बट फिर भी मेरे से नए क्वेश्चन नहीं हो पाते। भाई नए क्वेश्चन तो तब होंगे ना जब आप एकदम परफेक्टली शांत होंगे। आपका दिमाग 10 जगह चल रहा है तो नए क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे। अच्छे से पढ़ाई करिए, फॉर्मूलाज लिख के याद करिए और जितनी भी फालतू चीज़ें उनसे दूर रहिए, तभी आपका एक जगह जो आपकी फुल एनर्जी है आपके दिमाग की वो एक जगह लग पाएगी, तभी नए क्वेश्चंस बनेंगे। तो हम आज देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लेसन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम का थोड़ा सा पार्ट रहता है, वो कंटिन्यू करते हैं। 10-15 मिनट शांति से सुनेंगे, ध्यान लगा के सुनेंगे तो चीज़ें समझ आ जाएंगी। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका गेट में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इस पर्टिकुलर लेसन से आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज में कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आराम से सुनेंगे। न्यूमेरिकल कुछ बनते नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो थियोरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा आराम से सुनेंगे। देखते हैं प्रॉपर्टीज़ और वर्क एंड हीट में क्या डिफरेंस होता है। प्रॉपर्टी, इट इज़ पॉइंट और स्टेट फंक्शन, मतलब कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट होती है कि उस पॉइंट पे आप किस तरह से आए हैं। मतलब कि अगर आपका कोई सिस्टम है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, उसको आपने कंप्रेशन के थ्रू दूसरे स्टेट पे लेके गए। स्टेट 1 पे फॉर एग्जांपल प्रेशर टेम्परेचर सम कुछ था, कंप्रेस करके प्रेशर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, वॉल्यूम कम कर दिया, जो पैरामीटर्स आपने चेंज कर दिए। अब जो फाइनल जो प्रेशर है उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कंप्रेशन कैसे किया है, स्लो किया है, फास्ट किया है, एडियाबैटिक किया है, आइसोथर्मल किया, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। जो उस पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर है वो वही रहेगा, चाहे आप कोई किसी भी पाथ से आए हों। तो प्रॉपर्टीज़ जितनी भी आपकी होंगी वो पॉइंट फंक्शन होती है, पॉइंट फंक्शन या आप स्टेट फंक्शन बोल सकते हैं। वर्क एंड हीट पाथ फंक्शन होती है। पाथ फंक्शन का मतलब है जो आपने प्रोसेस फॉलो किया है उस पर डिपेंड करता है। वर्क एंड हीट बोथ आर पाथ फंक्शंस। पाथ फंक्शन का मतलब है, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आपका वर्क हो रहा है, आपने एक पत्थर को रस्से से बांधा और खींच के दूसरी जगह लेके गए, तो आपने कुछ वर्क किया। वो वर्क डिपेंड करेगा कि आप उसको किस तरह से खींच के ले जा रहे हैं। सीधा खींच के ले जाएंगे मिनिमम वर्क होगा, घुमा फिरा के ले जाएंगे मैक्सिमम वर्क होगा। ये एक सिंपल आपका प्रैक्टिकल वर्ल्ड का एग्जांपल है। अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो आपका जो प्रोसेस फॉलो हुआ है, मे बी आपने स्टेट 1 से लेकर स्टेट 2 तक जाने में पहले आइसोथर्मल प्रोसेस फॉलो किया हो, या फिर दूसरी बार में आपने एडियाबैटिक प्रोसेस फॉलो किया हो, या कॉम्बिनेशन ऑफ एडियाबैटिक एंड कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम, इन सब प्रोसेस का कॉम्बिनेशन कुछ यूज़ करके आप पहुँचे। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन से प्रोसेस फॉलो किए, फिर आपका नेटवर्क आएगा 1 से 2 में जो आया है। सिमिलर इज़ द केस विद हीट। हीट इंटरेक्शन जो हुआ है वो हर एक प्रोसेस का अलग अलग होगा। अगर आपने सिंगल प्रोसेस यूज़ किया है तो हीट इंटरेक्शन कुछ अलग होगा, आपने कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस यूज़ किया तो हीट इंटरेक्शन टोटल अलग होगा। इसीलिए पाथ फंक्शन बोला जाता है हीट एंड वर्क को। सिमिलर सेंटेंस है, मतलब वही है, इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री, मतलब सिस्टम आपका कहीं से आया हो। जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो स्टेट फंक्शन होती हैं, उनको मतलब नहीं होता कि पीछे से कहाँ से सिस्टम आया गया। बट वर्क एंड हीट की बात करें तो वो पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि प्रोसेस क्या फॉलो हुआ है। थर्ड पॉइंट इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब है कि अगर आपको चेंज निकालना है तो आप इंटीग्रेशन उसका कर सकते हैं 0.1 to 2.2। बट अगर आपको
चेंज निकालना हो वर्क एंड हीट में तो आप उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, वो आपको पाथ बाय पाथ अलग अलग से कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का मतलब है कि हम जो प्रोसेस जो तरीका हम यूज़ करेंगे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए। तो देखते हैं पहले दोनों चीज़ होती क्या है, फिर बताएंगे कि यूज़ जनरली हम कौन सा करते हैं। पहला है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। इन दिस अप्रोच द एवरेज मोलिकुलर बिहेवियर इज कंसिडर्ड and the individual molecular behavior is not taken into consideration. This approach can be applied till continuum concept is valid. मतलब ये कह रहा है कि एवरेज जो बॉडी का बिहेवियर होगा उसकी बात करेंगे, मतलब बल्क की बात करेंगे। छोटे छोटे पार्टिकल एकदम न्यूक्लियर साइंस में नहीं घुस जाएंगे, पूरा सिस्टम की एक साथ बात करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी पत्थर को आपने फेंका है तो उसका ट्रेजेक्ट्री अगर हम पढ़ रहे हैं तो पूरा पत्थर को एज अ मास मान के हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक एक उसका छोटू सा पार्टिकल उठाएंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे, ऐसा नहीं होगा। मैक्रोस्कोपिक का मतलब है कि आपने पूरा सिस्टम को एक बल्क माना और उसके हिसाब से उस पर स्टडीज़ करी हैं। हाँ, ये वैलिड तभी तक होगा जब तक कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट वैलिड है। देखते हैं कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्टिनम इन दिस अप्रोच द मैटर इज ट्रीटेड टू बी continuously distributed with no voids present. Continuum concept can be applied if the mean free path is much less than system dimension. कहना चाह रहा है कि continuum concept वो है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं एक कपड़े से। कपड़े में धागे पिरो के कपड़ा बनाया जाता है, तो मान के चलता है कि वो कंटिन्यूस है और कोई भी वॉइड नहीं है, मतलब एक कपड़े से आर पार आप देख नहीं पा रहे हैं। इसी टाइप में थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी सिस्टम हैं उन सब में अगर वो मैटर को कंटिन्यूस मान पा रहा है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड उसको लग रहा है पूरा सिस्टम, तो और कोई उसमें वॉइड नहीं है तो कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट वैलिड होगा। हाँ, एक टर्म इसमें यूज़ की गई है मीन फ्री पाथ। ये देख लेते हैं क्या होता है मीन फ्री पाथ। It is the average distance traveled by a molecule between two successive collision. तो क्वेश्चन जो आपका बनता है वो कुछ इस टाइप में बनेंगे कि कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट कब तक वैलिड है, टिल मीन फ्री पाथ इज मच लेसर देन सिस्टम डायमेंशन। मतलब कि जो आपका एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन वो सिस्टम डायमेंशन से काफ़ी छोटा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसी रूम में जो कोलिजन हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जो मॉलिक्यूल्स का कोलिजन का डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस है, वो बहुत छोटा होगा, नैनोमीटर्स में होगा, जबकि सिस्टम जो आपका है रूम है उसकी डायमेंशंस आपकी मीटर्स में होंगी, तो बहुत ही छोटा है। हाँ, मेन कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट वहाँ वैलिड है और हम वहाँ पे मैक्रोस्कोपिक अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। Next is microscopic approach. In this approach, the individual molecular behavior is taken into consideration because the average properties become unmeaningful. This approach is applied when the matter become rare, where density is very less. अभी जो हमने रूम का एग्जांपल लिया था उसमें जो मीन फ्री पाथ था वो काफ़ी छोटा था सिस्टम डायमेंशन कंपैरिजन में। हाँ, अगर आप उसमें वैक्यूमाइजेशन करिए और मान के चलिए आपने 2-3 मॉलिक्यूल छोड़े, अब देखो उनका जो कोलिजन होगा वो कितना डिस्टेंस पे होगा। अगर पूरे रूम में ही आपका, अगर रूम का साइड आपका 2 मीटर बाई 3 मीटर बाई 2 मीटर है, तो आप उसमें देखिए 2-3 आपने सिर्फ मॉलिक्यूल डाले, तो उनका कोलिजन कब होगा, कितने ट्रैवल के बाद होगा। तो जो मीन फ्री पाथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया आपका सिस्टम डायमेंशन से, तो वहाँ कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होगा। तब हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच यूज़ करेंगे। जनरली जो जितना भी स्पेस रिसर्च के काम होते हैं उन सब में माइक्रोस्कोपिक अप्रोच यूज़ होती है, क्योंकि वहाँ जो मैटर है वो बहुत रेयर हो जाता है, डेंसिटी बहुत लो हो जाती है। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, जब भी हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें इक्विलिब्रियम की बात करेंगे,
उनका मतलब यही होगा कि पूरा थर्मोडायनामिकली सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। थर्मोडायनामिक का इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि वो टेम्परेचर बैलेंस है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। देखते हैं। अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इफ़ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम्स। थर्मल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब है इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। मतलब कि अगर दो सिस्टम आपने थर्मली इक्विलिब्रियम में बोले हैं तो डेफिनेटली उनका टेम्परेचर इक्वल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, फोर्सेस कुछ भी मिसबैलेंस नहीं रहना चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल रिएक्शन पोटेंशियल इज नॉट प्रेजेंट, मतलब कुछ एकदम जो केमिकल रिएक्शंस जितने भी हैं सब एकदम स्टेबल हो चुके, नो फर्दर रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस। फेज इक्विलिब्रियम, मास ऑफ ईच फेज रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, मतलब कि अगर हमने जो एग्जांपल की बात करी थी, चाय का कप जो है, गर्म चाय का कप, उसमें वेपर एक्सचेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, आपका लिक्विड वेपर्स में चेंज हो रहा है, तो फेज इक्विलिब्रियम नहीं है, आपका मास ट्रांसफर हो रहा है वेपर टू लिक्विड या लिक्विड टू वेपर। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है अगर सिस्टम आपका इन चारों इक्विलिब्रियम में है तो हम कह पाएंगे कि ओवरऑल जो आपका सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। थर्मल, मैकेनिकल, केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रियम। आगे फर्दर हम जितनी भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे उन सब का मतलब है कि ये चारों इक्विलिब्रियम में है। तो ये आपका प्रॉपर्टीज जो है था वो कंप्लीट हुआ।